तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा में एग्जिस्टिंग टॉप 3 सुपर हीरोज के बारे में, जो कि इंडियन सिनेमा में एग्जिस्ट तो करते हैं एंड सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल भी हैं। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन मास मीडिया इंडियन ओरिजिन सुपर हीरोज को उतना ज़्यादा प्यार नहीं देते, जिसके कारण हमारे इंडिया से उतने ज़्यादा सुपर हीरोज और उतने ज़्यादा सुपर हीरोज के सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं क्रिएट किए जाते। और इसीलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों ये मूवीज़ अपने आप में ही सक्सेसफुल हो जाती हैं एंड क्या कारण थे इसके पीछे कि ये इंडियन मास मीडिया के द्वारा एक्सेप्ट किए गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 इंडियन ओरिजिन सक्सेसफुल सुपर हीरोज के बारे में, जिसमें नंबर 3 पर आती है 2021 में आई पैन इंडिया मूवी मिन्नल मुरली। देखो, अगर ऑनेस्टली मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ तो मिन्नल मुरली वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड फैंटेसी सुपर हीरो मूवीज़ है जो कि मैंने अभी तक देखी है द बॉयज़ के बाद, क्योंकि ये मूवी अपने आप में उन सारी चीज़ों को डिलीवर कर जाती है जो कि आप अपने सराउंडिंग में देखते हो। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करती हो, यानी कि गाँव के एरिया से बिलोंग करती हो, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने आसपास होते हुए भी देखोगे कि किस तरह से अगर आपके पड़ोस की लड़की से आपका चक्कर चलता है एंड उसका बाप आपको किस तरह से थ्रेट करता है एंड किस तरह से चीज़ें ऑपरेट की जाती है रूरल एरिया में। एंड इसी के साथ ही साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जब इस मूवी को मैं देख रहा था तो मैंने कुछ डिटेल्स नोटिस की जो कि काफ़ी मिसमराइजिंग थी। एंड मैं जानता हूँ कि पैन इंडिया मूवी अपनी डिटेलिंग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, खासकर जब आप एक लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवी बना रहे हो जो कि एक ओरिजिनल पीस है, जो कि अभी तक किसी भी मांगा या फिर किसी भी तरह के एनिमे में हमें दिखाया नहीं गया। तो आपके पास एक ओपन एरिया होता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको डिटेलिंग भी करनी होती है। एंड मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें जो लगी एंड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो थी कि इसमें हमारे सुपर हीरोज़ को, यानी कि मिन्नल मुरली, उसकी पावर्स एंड उसके पोटेंशियल को लिमिटेड किया गया एंड इसी के साथ साथ उसको डिफाइन किया गया कि हमारे सुपर हीरोज़ के पास किस तरह की पावर्स है। एंड इसी के साथ साथ अगर ये ओरिजिन स्टोरी है तो हमें ये काफ़ी क्लियरली दिखाया गया कि इसमें हमारे सुपर हीरो को किस तरह से पावर्स मिली, क्योंकि मिन्नल मुरली की स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि एक गाँव का लड़का है जो कि अपने टीनेजर लाइफ में जी रहा है। इट मीन्स कि लड़कियों के आसपास घूमता है, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, एक रैंडम टीनेजर स्टफ जो कि वो करना चाहता है एंड सभी लौंडों ने किए होंगे अपनी जवानी में, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पर बंदा जी रहा होता है, लेकिन एट द एंड उसका हार्ट ब्रेक होता है क्योंकि उसकी लवर ने की शादी फिक्स हो जाती है। एंड सबसे डिप्रेसिंग बात तो ये कि उसकी लवर उस चीज़ से खुश है। तो यहाँ पर हमारे भाई का हार्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे मिन्नल मुरली, यानी कि मुरली के ऊपर एक तूफान आता है और उसकी बिजली उसके ऊपर गिर जाती है। एंड यहाँ पर एक कोइंसिडेंट यहाँ पर यही होता है कि हमारी इस मूवी का जो विलन होता है उसके ऊपर भी वैसी एक तरह की बिजली गिरती है, जिसके कारण हमारे मिन्नल और उस विलन यानी कि महेश के पास सेम पावर्स आ जाती हैं, लाइक टेलीकिनेसिस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और इसी के साथ ही साथ सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। लेकिन जहाँ एक तरफ ये मूवी अपने सुपर हीरोज़ के पावर्स को डिफाइन कर रही होती है, इसी के साथ ही साथ हमें इसमें एक और खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है और वो है लव स्टोरी। ना सिर्फ इस फिल्म के हीरो की एज वेल एज हमें इस फिल्म में विलन की भी एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई जाती है। एंड ऑनेस्टली बोलो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लव स्टोरी देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड लव स्टोरी तुम्हें विलन की ही देखने को मिलेगी। हीरो के लव स्टोरी से ज़्यादा तुम विलन की लव स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे देखने को और दिखाने को। तो ये मूवी हमारे सामने विलन और हीरो दोनों के कैरेक्टर आर्क को डिफाइन करती है, दिखाती है, काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहीं पर मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस मूवी में वो था विलन का आर्क। कैसे वो पहले एक रोमियो था, फिर धीरे धीरे किलर बन गया सुपर पावर्स मिलने के बाद, एंड उसके बाद जब उसकी लवर को उससे छीन लिया गया तो कैसे उसने अपने रिडेम्पशन को पाया। एंड एट दिस रिडेम्पशन पॉइंट तुम्हें पता चलता है कि यहीं पर मूवी मेकर्स खेल जाते हैं कि दो ऐसे लोग जिनके पास पावर तो सेम है, लेकिन वो चीज़ जो इन दोनों के बीच डिफरेंस बनाती है वो है कि किस तरह से सोसाइटी इन दोनों को अनइक्वली ट्रीट करती है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 सुपर हीरो मूवी की, और वो है क्रिश। इसको प्ले किया था बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरो ऋतिक रोशन ने। तो अगर मैं बात करूँ क्रिश मूवी की तो बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि क्रिश मूवी फेमस है, लेकिन क्यों फेमस है कोई आइडिया ही नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल में इसके पीछे का क्या एलिमेंट था जिस कारण इस मूवी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई एंड इंडियन मास मीडिया में इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर तुम किसी सुपर हीरो मूवीज़ को देख रहे हो तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखाया जाए कि तुम उसे पसंद कर लो। तो
अगर मेरा जवाब सुनोगे तो मैं कहूँगा कि तुम्हें सबसे पहली बात कि उसकी अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, अच्छी उसमें डिटेलिंग होनी चाहिए एंड इसी के साथ ही साथ तुम अपने पावर्स को लेके प्रॉमिसिंग हो कि तुम अपने सुपर हीरोज़ को किस तरह से पावर्स दे रहे हो और क्या पावर्स दे रहे हो, वो किस तरह से एंड वो कितने ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मूवी कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने सुपर हीरो के पावर को लेकर उतना प्रॉमिसिंग नहीं होते हो एंड डेलिबरेटली आप किसी भी तरह की पावर्स अपने सुपर हीरो को प्रोवाइड कर देते हो कि भाई ये हमारा हीरो है, ये कुछ भी यूज़ कर सकता है, किसी भी तरह की पावर्स को यूज़ कर सकता है एंड यहीं पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एंड नंबर 4 जो कि मैं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी किस तरह से लोगों के सामने रखते हो, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर तुम एक परफेक्ट सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी की बात कर रहे हो तो इन्होंने काफ़ी अच्छी एक परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी बनाई थी। कोई मिल गया के जादू के थ्रू हमें शक्तियाँ फ्लो करते हुए दिखाई जाती है रोहित में एंड रोहित में वो सारी शक्तियाँ उसके डीएनए में इनकाब हो जाती हैं। इसके बाद फ्यूचर में हमें कृष्णा दिखाया जाता है जो कि रोहित के बेटा है एंड चूंकि वो रोहित का बेटा है तो उसके पास सेम डीएनए है जो कि उसके बाप के पास था। एंड हमारे कृष्णा की एक स्पेशल बात ये है कि ये उन सारी एबिलिटीज़ को जो कि उसके डीएनए में कार्व्ड है वो उनको एक्सप्लोर कर सकता है एंड यूज़ कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी कन्विंसिंग स्टोरी बन जाती है। इसी के साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है कि किन सर्कमस्टांसेस एंड किस सिनेरियोस के कारण हमारे हीरो को यानी कि हमारे कृष्णा को मास्क पहनने की जरूरत पड़ी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है एंड इसलिए इंडियन मास मीडिया क्रिस को इतना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल बन जाता है रियल लाइफ से। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को हमें काफ़ी ब्रिलियंटली दिखाया गया था क्रिस 3 में, जिसमें हमें बताया गया कि रोहित का एक क्लोन बनाया गया था जो कि कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गया था क्योंकि वो अपने बॉडी के नीचे से पूरी तरह से पैरालाइज था। एंड क्योंकि वो रोहित का क्लोन था तो उसके पास भी सेम डीएनए फिंगरप्रिंट था जैसा कि हमारे रोहित के पास है। इट मीन्स उसके पास भी हमारे कृष्णा की तरह ही पावर्स होंगी। तो कहने को कृष्णा और काल भाई हुए तो दोनों के पास सेम पावर्स होंगी, लेकिन यहाँ पर हमें मिन्नल मुरली की तरह ही कृष्णा से पहले काल अपनी सारी डीएनए में इनग्रेव्ड पावर को जो कि उसके डीएनए में जिस तरह की पावर्स थी उन सारी पावर्स को वो कृष्णा से पहले एक्सप्लोर कर लेता है। लाइक टेलीकिनेसिस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लाइट और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो कि हमें क्रिस 3 में काल के द्वारा यूज़ करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि रोहित अपने आप को सेक्रीफाइस करके हमारे कृष्णा को एक पावर बूस्ट देता है जिसके कारण अब वो काल को कम्पीट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, रॉ स्ट्रेंथ एंड ब्रूट फोर्स। और एक और डिटेलिंग जो कि क्रिस के मेकर्स ने इसमें काफ़ी खूबसूरती से इम्प्लांट किया था जो कि किसी ने नोटिस तो नहीं किया लेकिन वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है अपना। जैसे कि हमें क्रिस पार्ट 1 में दिखाया गया था कि हमारा क्रिस पूरी तरह से फ्लाइट नहीं लेता है। इट मीन्स कि वो पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं करता है एंड वो पूरी तरह से उड़ता नहीं है, वो जंप करता है बिल्डिंग टू बिल्डिंग एंड बोट टू बोट, जो कि क्लियरली इंस्पायर्ड था सुपरमैन से। क्योंकि जब सुपरमैन अपने शुरुआती के दिनों में कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय वो उड़ नहीं सकता था, वो उस समय क्रिस की तरह ही जंप करता था, लाइक टप्पे खाता था बिल्डिंग टू बिल्डिंग एंड बोट टू बोट। तो जैसे कि हमारा क्रिस पार्ट 1 में कर रहा था। तो ये डिटेलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड सुपर हीरो तब उड़ना शुरू हुए जब हमारे कॉमिक्स में नीमोर को दिखाया गया, क्योंकि नीमोर वो पहला सुपर हीरो था जो कि अपने आप से उड़ सकता था क्योंकि उसके पैर में विंग्स लगे थे तो वो बंदा उड़ सकता था। तो अब समय है बात करने का नंबर 1 सुपर हीरो के बारे में और वो कोई और नहीं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो है जो कि है शक्तिमान। तो शक्तिमान 1990s में अपने टीवी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि दूरदर्शन पे दिखाया गया था, जो कि सुपरमैन की तरह दोहरी जिंदगी जीता था। लाइक वो जब नॉर्मल इंसान होता था तो उसका नाम गंगाधर होता था जो कि एक रिपोर्टर है एंड वो काफ़ी क्लमसी अपने आप को दिखाता था लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, ताकि उसकी वो आइडेंटिटी रिवील न हो जाए जो कि उसने बनाई है एज ए शक्तिमान। एंड अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की। तो शक्तिमान एक तरह से तुम कह सकते हो एक मॉन्क था जिसने अपने एक डीप मेडिटेशन के थ्रू उसने अपनी पावर्स को गेन किया था ओवर द 5 एलिमेंट्स, जिस पर वो अपने सारे 5 एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता था, अपने शरीर के अंदर के 5 एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकता था एंड जो आसपास के सराउंडिंग में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको भी वो यूज़ कर सकता था, लाइक फायर, विंड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम समझ सकते हो कि इस बंदे के पास कितनी पावर्स थे। इट मीन्स वो अपने आँख से लेज़र तक मार सकता था लाइक सुपरमैन। तो ये क्लियरली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था सुपरमैन से बट पूरी तरह से उससे सिमिलर भी नहीं था।
क्योंकि वो सुपरमैन है, वो एलियन था। उसके कारण जब रेड सन के कांटेक्ट में वो आता था, उसके सामने जब वो आता था तो उसकी पावर्स मिलती थी। लेकिन शक्तिमान उससे ठीक उल्टा है। ये बंदा एक नॉर्मल इंसान था जो कि अडॉप्ट किया गया था मॉन्क्स के द्वारा, एंड धीरे धीरे इसने मेडिटेशन को शुरू किया एंड बाकी सारे मॉन्क्स को पीछे छोड़ते हुए इसने उस आध्यात्म के फेस को या फिर लेवल को अचीव कर लिया, जिसके बाद इसे इस तरह की पावर्स मिली। एंड क्योंकि 90s में इससे ज़्यादा इंटरटेनिंग शो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो लोग इसे काफ़ी दिल से लगा के देखते थे, इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते थे एंड इसी कारण से ये शो इतना ज़्यादा हिट हुआ इंडिया में। और ये एक लौता रीज़न नहीं है कि शक्तिमान इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ ही साथ इसकी वो जो दोहरी ज़िंदगी है जो कि ये जी रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रही थी, क्योंकि हर इंसान अपने लाइफ में दोहरी ज़िंदगी जीता है। अपने परिवार वालों के सामने वो किस तरह से खुद को दिखाता है एंड जब वो सोसाइटी में जाता है तो वो खुद को किस तरह से दिखाता है। एंड उस समय इंडिया में लोग सुपरमैन से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उस समय तक मांगा में ही सीमित था। और सबसे करिश्मेटिक कैरेक्टर जो कि इस शो का था, वो था इस शो का विलन, इसका नाम सम्राट क्लिविश था। एंड वो शक्तिमान की तरह ही पहले उसी मॉनेस्ट्री में एज ए मॉन्क था, लेकिन जब शक्तिमान को उस तरह की पावर्स गेन हुई एंड उसे नहीं हुई, तो वो आउट ऑफ रेज एंड जेलसी वो खुद को अंधकार को सौंप देता है। इसके बाद उसे अंधकार की पावर्स मिलती हैं। और अगर सच कहूँ तो इंटायर सीरीज में तुम्हें शक्तिमान को टक्कर देता हुआ कोई बंदा दिखेगा तो वो क्लिविश ही था, क्योंकि उसके पास वो पोटेंशियल था, वो नॉलेज था, जिसके कारण वो शक्तिमान को टक्कर दे रहा था। और यही वो एलिमेंट है जिसके कारण अभी तक जितने भी मैंने सुपर हीरोज गिनाए हैं, लाइक मिन्नल मुरली, क्रिश और शक्तिमान, ये सारी मूवीज और सीरीज इतनी ज़्यादा फेमस हुई है एंड इंडिया के इतने डाइवर्स मास मीडिया पर अपना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग विलन था या फिर एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट था जो कि हमारे ओवर पावर्ड सुपर हीरो को कंट्रोल कर सकता था, उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता था। और यही तो हमारे इंडियन मीडिया को देखना है, हमारा पिटता हुआ सुपर हीरो। तुम सच बताओ, जब तुम नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हो तो तुम शेर को देखते हो एंड जब वो हंट कर रहा होता है तो हम भाई मन से ऐसे प्रेयर करते हैं कि वो हिरन बच जाए, लेकिन जब वो हिरन बच जाता है और हमारा शेर भूखा रह जाता है तो हमारे इंडियन मास मीडिया को काफ़ी अच्छा लगता है। इंडियन मास मीडिया ही क्यों, सारी दुनिया को अच्छा लगता है। एंड जब वो शेर भूखा रह जाता है तो हम टीवी बंद करते हैं और खुद से ही एक मुर्गे को काट के खा जाते हैं। तो ये कहाँ से, किस तरह का इंसाफ हुआ? क्योंकि आप एक तरफ शेर को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद को सिंपैथाइज कर रहे हैं कि मैं उस हिरन की मदद कर रहा था। लेकिन नहीं, आप उस हिरन की मदद नहीं कर रहे थे, आप उस शेर से एनवी खा रहे थे। मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ। बाकी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सही डिटेलिंग और सही ओरिजिन स्टोरी हमारे इंडियन मास मीडिया को प्रोवाइड नहीं करते या फिर पूरी दुनिया को प्रोवाइड नहीं करते, तो वो उस सुपर हीरो से कनेक्ट नहीं होंगे एंड इसी कारण आपकी सुपर हीरो मूवी नहीं बिकेगी। एंड ये एक हार्श रियलिटी है जो कि आपको समझना होगा। बाकी मैं इस पर एक और वीडियो लाऊंगा जो कि उन सुपर हीरो मूवीज़ पे जिनके पास पोटेंशियल था एक अच्छा खासा फैन बेस क्रिएट करने का एंड उनका इम्पैक्ट डालने का, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियों के कारण वो मिस कर जाते हैं। तो ये रही मेरी वीडियो। बाकी अगर तुम्हें पसंद आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम फिर से ट्राई करेंगे। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए वी एक्सप्लेन।